Hello everyone, welcome back on TechEd classes. So today we are going to discuss about the CBSE latest sample paper of IT 402 एंड ये जो सैम्पल पेपर है ये हमारा अपडेटेड सैम्पल पेपर है एंड ये इसी वीक में हमारा रिलीज हुआ है. हम इस सैम्पल पेपर के थ्रू देखेंगे कि हमारा जो CBSE में एग्ज़ाम आने वाला है या पेपर आने वाला है इस बार वो कैसा आने वाला है, कितने मार्क्स का आने वाला है एंड किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन हमारे बनेंगे. ये जो वीडियो है थोड़ी लेंदी होने वाली है. आपको अगर इस पेपर के बारे में जानना है और बोर्ड में कैसा एग्जाम आएगा ये जानना है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें. फर्स्टली मैं आपको बता दूं जो हमारा जो IT 402 का सब्जेक्ट है उसका जो एग्ज़ाम होता है वो होता है हमारे 2 घंटे का एंड टोटल मार्क्स कितने होते हैं हमारे इसके 50 मार्क्स होते हैं थ्योरी में एंड जो 50 मार्क्स होते हैं हमारे वो प्रैक्टिकल के होते हैं. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर तो मैं उसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा. वी हैव टू फोकस ओनली ऑन द थ्योरी पोर्शन. नाउ अब हमारा यहाँ पे क्या है, सबसे पहले बात करते हैं हम पोर्शन ए की जो कि है हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. इस पूरे हमारे सेक्शन में से हमारे कितने मार्क्स का आने वाला है 10 मार्क्स का. इस पार्ट ए में हमारे पास 5 यूनिट्स हैं जो हमारे इन मार्क्स को इन 10 मार्क्स को कवर करती हैं. अब जान लेते हैं कि किस में से कितने ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं एंड कितने मार्क्स के आने वाले हैं. हियर वी हैव ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि हैं 1 मार्क्स के. हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स में से आएंगे हमारे 1 क्वेश्चन, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल 2 में से आएंगे हमारे 2 क्वेश्चन, ICT में से आएंगे हमारे 1 क्वेश्चन, ये आपका प्रीवियस 9th क्लास का ही चैप्टर है. एंड द नेक्स्ट वन इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड इसके अंदर हमारा एक क्वेश्चन आएगा MCQ का. एंड द लास्ट वन इज ग्रीन स्किल्स और इसके अंदर से भी हमारा एक क्वेश्चन आएगा. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे इस पोर्शन से जो बनते हैं MCQ वाले में से वो है हमारे 6 एंड इन 6 में से हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं अपने एग्जाम में एनी 4. ऐसे ही हमारे अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो कि हमारे कितने मार्क्स के हैं 2 मार्क्स के हैं एंड इसमें से हमारे सारे यूनिट्स में से एक एक क्वेश्चन आने वाला है. एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बनते हैं हमारे 5 एंड उनमें से कितनों का आंसर देना है हमें एनी 3 का. हम इन 5 क्वेश्चन में से किसी भी 3 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. ऐसे ही हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर यूनिट यहाँ पे दिए हुए हैं कि भाई हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स में से 2 क्वेश्चन आएंगे, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में से 3 आएंगे, ऐसे ICT में से 2 आएंगे, एंटरप्रेन्योर में से 2 आएंगे एंड हमारे ग्रीन स्किल्स में से भी 2 ही आएंगे. ये है हमारे सारी मार्किंग स्कीम ऑफ पार्ट ए. नाउ द मेन पोर्शन इज अवर पार्ट बी. नाउ अब ये जो पार्ट बी है ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है. वो इसलिए क्योंकि ये हमारे कितने मार्क्स का है 40 मार्क्स का है. जो मैक्सिमम मार्क्स है हमारे एग्जाम में आने वाले जिस सेक्शन में से वो है हमारा पार्ट बी. आपको इस पार्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि इसी में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं और मैं कहूँ तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं. वन बाय वन हम देखते हैं कि किस यूनिट में से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं एंड किस टाइप के आने वाले हैं. एंड हियर वी हैव 4 यूनिट्स एंड इन चारों यूनिट के मैंने वीडियोस, ट्यूटोरियल, नोट्स एंड एवरीथिंग अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं. तो आप वहाँ पे जाके उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं एंड उनको देख भी सकते हैं. एंड एज यूजुअल आपको पता ही है अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं. इन द फर्स्ट यूनिट डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस में हमें 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के कितने क्वेश्चन आएंगे हमारे 6. ऐसे ही हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में से भी 6 आएंगे एंड डेटाबेस मैनेजमेंट से भी 6 एंड वेब एप्लीकेशन में से भी 6 आएंगे. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हमारी इन चारों यूनिट्स आने वाले हैं वो है हमारे 24 एंड उन 24 में से हमें कितने अटैम्प्ट करने हैं 20 क्वेश्चंस. आपको ये ध्यान रखना है ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं तो इसमें अगर एक भी ऑप्शन आपका गलत है दैट मीन्स आपका मार्क्स हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे. इन क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से करना है और बहुत सोच समझ के इनका आंसर देना है. नेक्स्ट सेक्शन इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि हमारे कितने मार्क्स के हैं 2 मार्क्स के हैं एंड डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से एक क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट से 2 क्वेश्चन आएंगे, DBMS से हमारा एक आएगा एंड वेब एप्लीकेशन से हमारे 2 आएंगे. जो इसमें 2 क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे वो आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट से एंड वेब एप्लीकेशन से. आपको इन मार्क्स को देखते हुए भी ध्यान रखना है कि किस चैप्टर पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं इन चारों यूनिट से 6 एंड हमको कितने अटैम्प्ट करने हैं एनी 4. नाउ द मेन क्वेश्चंस आर जो हमारे 4 मार्क्स के हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं. यही मार्क्स आपके बताएंगे कि भाई आपके मार्क्स अच्छे आने वाले हैं या ख़राब आने वाले हैं क्योंकि ये जो हमारे एक एक क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में से 1 क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में से एक क्वेश्चन आएगा,
DBMS में से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको पता लग रहा होगा कि इस यूनिट की कितनी इंपॉर्टेंस है। इसमें मेनली जो आती है क्वेरीज ही आती हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में ही बताया कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको तो बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज वेब एप्लीकेशन। इसके अंदर से हमारा एक क्वेश्चन आएगा। सो जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स भी दे रखे हैं कि 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। ऐसे ही यहाँ पे 2 इंटू 4 है, मीन्स 8 मार्क्स के हमारे होंगे। ऐसे ही हमारे 12 मार्क्स के हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो जाते हैं यहाँ पे 40। सो ये हमारे 40 मार्क्स एंड जो हमारा पार्ट है वो कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है। सो ये टोटल हो जाते हैं हमारे 50 मार्क्स। सो आपको मेनली इस सेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, पार्ट बी पे। सो ये तो थी हमारी मार्किंग स्कीम हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न की। नाउ अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। सो ये है आपका क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं जो आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। देखिए यहाँ पे हमसे कह रहा है, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। And the second point is this question paper consists of 21 questions in 2 sections, section A and section B. So इस बार हमारे 2 sections आएंगे, section A and section B, जिसके अंदर कितने questions होंगे, 21 questions. So section A कौन सा है हमारा, section A has objective type question whereas section B contains subjective type questions. सो जो सेक्शन ए है आपका, उसके अंदर आपको कौन से मिलेंगे, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड जो सेक्शन बी है उसमें आपको कौन सा मिलेंगे क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मींस 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके दिया हुआ है, आउट ऑफ द गिवन 5 + 16 मीन्स 21 क्वेश्चंस, अ कैंडिडेट हैज़ टू आंसर 5 + 10 मीन्स 15 क्वेश्चन। सो जो 21 क्वेश्चंस हैं उनमें से हमें कितनों का आंसर देना है, 15 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। एंड इनके लिए हमें कितना टाइम मिलेगा, 2 आवर का टाइम मिलेगा। सो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, टाइम मैनेजमेंट भी ज़रूरी है क्योंकि 2 घंटे का ही पेपर है ये हमारा, तो आपको उसी हिसाब से आप अपने पेपर को भी अटैम्प्ट करना है। एंड फिफ्थ पॉइंट है कि ऑल द क्वेश्चंस ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन मस्ट बी अटैम्प्टेड इन द करेक्ट ऑर्डर। सो आप कोशिश करिए कि जितने भी आप क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे वो एक करेक्ट ऑर्डर में ही लिखें। काफ़ी बच्चे होते हैं जो मिस्टेक कर देते हैं कि ऑर्डर चेंज कर देते हैं या फिर सेक्शन ही चेंज कर देते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। आप कोशिश ये करिएगा कि एक पार्ट के आंसर्स या फिर एक सेक्शन के आंसर्स एक ही ऑर्डर में लिखें, मीन सही ऑर्डर में लिखें। नाउ मूविंग फर्दर, अब हमारा एक्चुअल क्वेश्चन पेपर शुरू होता है जैसा कि हमें एग्जाम में मिलने वाला है। यही पैटर्न रहेगा और आपको बस यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एक तरीके से कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पर बन सकते हैं। सो हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, इनके आंसर्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें मैं अवेलेबल कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पेपर को। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, करण लिव्स एट अ हॉस्टल इन शिमला, ही कॉल्स हिज मदर हु लिव्स इन दिल्ली to get her approval for the robotics class which is going to start in his school next week onwards. So जो करण है वो शिमला रहता है हॉस्टल में एंड उसकी जो मदर है वो कहाँ रहती है, दिल्ली में। नाउ ही वॉन्ट्स द अप्रूवल फ्रॉम अ मदर कि भाई उनकी जो रोबोटिक क्लास शुरू होने वाली है तो उसके लिए उसको क्या लेना है, अप्रूवल लेना है अपनी मदर से। However, due to disruption in the phone line, his mother could not understand and reply to him. सो बिकॉज ऑफ द डिसरप्शन इन फ़ोन लाइन, मीन्स जो फ़ोन लाइन है वो ख़राब हो गई है या कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो उसकी वजह से वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे से। सो वो कह रहे हैं, विच अनदर मीडियम कैन ही यूज टू गेट इमीडिएट अप्रूवल ऑफ हिज मदर। मीन्स वो फ़ोन कॉल नहीं कर पा रहा है बट इंटरनेट तो चल रहा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ईमेल, क्या वो ईमेल कर सकता है या लेटर भेज सकता है जो कि पोस्ट ऑफिस जाके हमें करना पड़ेगा सेंड, या फिर हमें कोरियर करना पड़ेगा। थर्ड वन इज मैसेज थ्रू फ्रेंड, किसी दोस्त के थ्रू हम मैसेज कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज फैक्स। सो सबसे ईजिएस्ट वे है एंड सबसे क्विक वे है हमारा ईमेल। सो यहाँ पे हमें आंसर दिया हुआ है ईमेल, क्योंकि हमें अगर हम लेटर भेजेंगे पोस्ट ऑफिस से तब भी हमें बहुत टाइम लगने वाला है, हमें फ्रेंड्स के पास जाना है तो भी हमें टाइम लगेगा, फैक्स मशीन अगर है या नहीं है ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे ईजी वे जो है वो है हमारा ईमेल। नाउ द सेकंड वन इज, त्रिशा इज ऑलवेज टेंस ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। जो त्रिशा है एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, जैसे कि आप लोगों को भी होती होगी, मुझे भी होती थी। सो शी इज़ अ सिंसियर एंड स्टूडियस स्टूडेंट बट द थॉट ऑफ एग्जाम क्रिएट्स एंग्जाइटी इन हर। जो त्रिशा है वो पढ़ने में तो बहुत अच्छी है लेकिन जब एग्जाम के थॉट्स आते हैं उसके दिमाग में तो वो उसको थोड़ा सा एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है, घबराहट सी होना शुरू हो जाती है। विच स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक दैट यू वुड सजेस्ट टू हेल्प हर। तो अब हमें भैया त्रिशा को टेक्निक बतानी है कि कौन सी सही रहेगी ताकि वो रिलैक्स रहे, ताकि वो टेंशन में ना आए।
So first one is yoga, second is exercise, third one is vacation with family, and fourth one is all of these. So यहाँ पे हमारे सारे ही जैसे योगा है एंड एक्सरसाइज है, दे बोथ आर सिमिलर, सो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज dash ability of a person to do the things that need to be done without someone or something influencing us. So यहाँ पे ऑप्शंस हैं सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रेगुलेशन. सो अगर कोई पर्सन सेल्फ मोटिवेटेड है, अपने आप में ही मोटिवेटेड है, तो उसको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई भी बंदा आके उसको मोटिवेट करे या फिर कोई भी हेल्प करे. अगर वो सेल्फ मोटिवेटेड है तो उसको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा सेल्फ मोटिवेशन. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट आर डैश इश्यूज. सो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं इनसेपरेबल, सेपरेट, इंडिपेंडेंट, नन ऑफ दीज. सो इसका आंसर है हमारा इनसेपरेबल. आफ्टर दिस हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर कैन नॉट बी अचीव्ड बाय डैश. सो द ऑप्शंस आर डिस्क क्लीनअप, बैकअप, क्लीनिंग CPU कैबिनेट, इंस्टॉलिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. सो यहाँ पे जो तीन ऑप्शन है हमारे डिस्क क्लीनअप, बैकअप एंड इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर, ये सारे रिलेटेड है हमारे सॉफ्टवेयर से. एंड यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है वो है हमारा क्लीनिंग CPU कैबिनेट. कैबिनेट का मतलब है कि हमारा जो बॉक्स होता है जिसके अंदर हमारी सारी चीज़ें होती हैं, जिसको हम CPU कहते हैं, उसको अगर हम क्लीन करेंगे तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्लीन होगा. लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हम कैबिनेट क्लीन करेंगे तो हमारा हार्डवेयर क्लीन होगा, सॉफ्टवेयर से कोई भी मतलब नहीं है उसका. सो इसका जो आंसर है वो है हमारा क्लीनिंग CPU कैबिनेट. ये जो सारी चीज़ें हैं डिस्क क्लीनअप, बैकअप, इंस्टॉलिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें हैं हमारी सॉफ्टवेयर के लिए. So the next question is entrepreneurship has a crucial role in the dash of the society. So the options are evaluation, planning, functioning, none of these. So the answer is functioning. कि हमारा जो crucial part होता है हमारा entrepreneurship में वो क्या होता है, functioning. ताकि हमारी जो सोसाइटी की जो फंक्शनिंग है वो हम सही कर सकें या फिर उसको हम मैनेज कर सकें. सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर हमने देखे 6 पार्ट्स. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, तो यहाँ पे देखिए हमारे मेन पार्ट बी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आने वाले हैं. सो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज़ नॉट एन इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस. IMS मैंने पढ़ाया भी है आपको, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो में भी आके चेक कर सकते हैं. सो हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सी इनमें से जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं कौन सी ऐसी सर्विस है जो इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस नहीं है. सो स्काइप, जिसके थ्रू हम वीडियो कॉल, ऑफिस कॉल कर सकते हैं. याहू मैसेंजर, ये भी हमारा एक चैट मैसेंजर ही है जिसके थ्रू हम एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं. थर्ड हमारा फायरफॉक्स है. फायरफॉक्स हमारा क्या है, एक ब्राउज़र है. हम ब्राउज़र से चैट नहीं करते, हम किसी ना किसी एप्लीकेशन के थ्रू करते हैं. सो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो क्या है, हमारा फायरफॉक्स है. एंड देखिए जैसे यहाँ पे व्हाट्सएप दे रखा है, व्हाट्सएप से भी हम क्या करते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस ही करते हैं. मीन्स हम डायरेक्टली किसी के भी कॉन्टैक्ट पे जाते हैं और उसको मैसेज कर देते हैं. सो दिस इज कॉल्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस. बट हम फायरफॉक्स से ऐसा कुछ नहीं कर पाते. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. Now the second question is dash is the process of emptying a place in case of an emergency disaster. So हमें प्रोसेस का नाम बताना है कि अगर कोई इमरजेंसी या फिर डिजास्टर आता है तो उसको हम क्या कहते हैं. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सीडेंट, सेकंड इज इवैक्यूएशन, थर्ड इज हजार्ड्स. सो द करेक्ट आंसर इज इवैक्यूएशन. इवैक्यूएशन का मतलब होता है पूरी बिल्डिंग या फिर वो जो स्पेस जहाँ पे हमारे लोग हैं उनको निकाल देना या फिर जो बिल्डिंग है वो खाली कर देना ताकि हम उस डिजास्टर से या फिर इमरजेंसी से बच सकें. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज रिचर्ड नीड्स टू सेट अप अ नेटवर्क फॉर हिज ऑफिस where he wants to save all the data in a centralized system and other computers will take the services from the centralized system. Which architecture will be the best suitable for him? So इसमें क्या करना है, रिचर्ड को एक नेटवर्क सेटअप करना है जो कि सेंट्रलाइज्ड हो एंड उसके थ्रू क्या कर सकें, हम अपने डेटा को शेयर कर सकें एक दूसरे सिस्टम से. सो ये सारे के सारे मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ. इसमें जैसे पहला ऑप्शन हमारा पीयर टू पीयर, सेकंड है क्लाइंट सर्वर, थर्ड है हमारा पॉइंट टू पॉइंट, फोर्थ है हमारा रिंग. सो इसमें एक्चुअल जो हमें करना है यहाँ पे हमें दिख भी रहा है कि भाई हमें सिस्टम्स के डेटा को शेयर करना है एक दूसरे से, और एक सिस्टम को नहीं, हमारे पास मल्टीपल सिस्टम्स हैं, उनके डेटा को हमें एक दूसरे से शेयर करना है. तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. So next question is a dash is a device that converts digital computer signals into a form analog signals that can travel over phone lines and vice versa. So हमें ऐसा डिवाइस बताना है जो क्या करता है, हमारे डिजिटल सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट करता है, हमारे एनालॉग सिग्नल्स में.
सो यहाँ पे ऑप्शंस है हमारे पास रिपीटर, स्विच, राउटर एंड मॉडम। सो हमारा जो मॉडम है वो क्या करता है, हमारे जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनको मॉड्यूलेट करता है या फिर डीमॉड्यूलेट करता है। तो ये जो वाइस वर्सा प्रोसेस है उसको हम कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। और हमारा जो डिजिटल टू एनालॉग होता है कन्वर्जन, उसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा मॉडम। Fifth question is dash is specifically designed to minimize or maximize the result according to a set of rules that you define in a spreadsheet. So ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारे डायरेक्ट जो टॉपिक्स हैं उन पे काम करता है। तो हमने ये डायरेक्टली देख चुके हैं, गोल सीक, सिनेरियो, सॉल्वर, सब टोटल ये सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर आता होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सॉल्वर। और सॉल्वर क्यों है वो भी देख लेते हैं। क्योंकि सॉल्वर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने सेट ऑफ रूल्स को सेट कर सकते हैं अपनी फील्ड्स के अकॉर्डिंग। तो उसके थ्रू क्या होता है, हमारा जो डेटा है या फिर जो हमारा रिजल्ट आने वाला है वो मिनिमाइज भी हो सकता है हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग और मैक्सिमाइज भी हो सकता है। जैसे हमने रूल्स लगाए होंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलता है। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज डैश रिफर्स टू द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ अ ग्राफिक इन रिलेशन टू द चूजन एंकर पॉइंट। सो अगर हमने कोई भी ग्राफिक अपनी या फिर इमेज या फिर हमने शेप कुछ भी लगाया हुआ अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, अगर हमें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल उसको प्लेस करना है तो उसके लिए हमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा वो बताना है। सो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा अलाइनमेंट, फुटर, मार्जिन, हेडिंग्स। ये डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का क्वेश्चन है। सो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सीधा सीधा सा है। इसमें आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा कि हमें अलाइनमेंट के थ्रू ही अपने डेटा को अलाइन कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। फुटर के थ्रू नहीं कर सकते, मार्जिन के थ्रू नहीं कर सकते और हेडिंग के थ्रू भी नहीं कर सकते। सो ये बिल्कुल डायरेक्ट और इजी क्वेश्चन है। आई थिंक आप लोगों को ये आता ही होगा। नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, इट्स फर्स्ट पार्ट इज Krishna wants to make a flow chart for his programs in a Word document. Which option should he use to accomplish this task efficiently? So कृष्णा ने प्रोग्राम बनाया है और उस प्रोग्राम का कृष्णा को फ्लो चार्ट बनाना है किस डॉक्यूमेंट में, वर्ड डॉक्यूमेंट में। सो अब कृष्णा एफिशिएंटली किस तरीके से उस डेटा को रिप्रेजेंट करे। सो यहाँ पे हमें ऑप्शंस बताने हैं और यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है ड्राइंग और शेप्स, सिंबल्स, पिक्चर्स, ऑल ऑफ दीज। सो यहाँ पे हमारे देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं। दो इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि आपके जो करिकुलम में सॉफ्टवेयर को बताया गया है वो है ओपन ऑफिस के बारे में। लेकिन यहाँ पे अगर जैसे सपोज कोई हमारा स्टूडेंट MS ऑफिस पे काम करता है तो उसके लिए भी यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है। सो ड्राइंग जो होता है वो हमारे ओपन ऑफिस में यूज़ होता है और जो शेप्स होते हैं हमारे वो यूज़ होते हैं हमारे MS ऑफिस के अंदर। सो मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियोज़ में काफ़ी बार बोला है कि आपको अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, मीन्स अगर आप ओपन ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप ओपन ऑफिस का ऑप्शन लिख सकते हैं। अगर आप MS ऑफिस पे काम कर रहे हैं तो उसका भी ऑप्शन लिख सकते हैं। आपके आंसर को कोई भी गलत नहीं कहेगा अगर आपने किसी भी सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग लिखा है तो। CBSE इन्विजिलेटर्स को आंसर्स की प्रोवाइड करता है जिसके अंदर अलग अलग आंसर्स होते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आपको जिस भी सॉफ्टवेयर में इसका आंसर या फिर ऑप्शन मिलता है आप उसको ही आंसर दें। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने तो कोई और सा सॉफ्टवेयर पढ़ा है यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है, या फिर वो ऑप्शन यहाँ पे दो दो दिख रहे हैं आपको। तो आपको ध्यान देना है कि आपने जो सॉफ्टवेयर पढ़ा है वो वाला ऑप्शन है या नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ड्राइंग और शेप्स। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज Fatima has inserted a picture in a document but she wants to cut off a part of the picture. Which option she should use to accomplish the task? Means फातिमा ने एक पिक्चर को इंसर्ट करा अपने डॉक्यूमेंट में एंड नाउ शी वांट टू कट सम ऑफ द पार्ट ऑफ दिस पिक्चर। सो सीधी सी बात है, ये तो आप लोग आजकल फ़ोन में भी करते होंगे। आपको क्या करना होगा, इसके लिए हमें क्रॉप करना होगा क्योंकि अब हम जब भी इमेज को कट करना है तो हम यूज़ करते हैं क्रॉप ऑप्शन। सो ये सीधा सीधा सा क्वेश्चन था, इसमें हमें जो आंसर देना है वो देना है क्रॉप। ये आपको हर सॉफ्टवेयर में सेम ही ऑप्शन मिलेगा। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज द इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, आई थिंक ये आपको पता होगा, द आंसर इज डायरेक्टली सेल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, Amrita is celebrating her 14th birthday. She wants to invite her friends and family members to the party. Which feature will she use to send the same invite to many people with different addresses without typing it again and again? So ये टॉपिक हमने बहुत अच्छे तरीके से करा था एंड मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से भी बताया था। सो मेल मर्ज इज़ द ओनली ऑप्शन जिसके थ्रू हम एक बार में मल्टीपल एड्रेसेस पे अपने डेटा को या फिर अपने मैसेज को भेज सकते हैं। So this is the correct answer and ये बहुत important topic है। So now the next question is a dash is a model that you use to create other documents. ऐसा कौन सी चीज़ है या फिर ऐसा कौन सा मॉडल है जिसको हम
यूज़ करते हैं अदर डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए। सो द ऑप्शंस आर स्टाइल्स, टेम्पलेट, विजार्ड, सैम्पल। सो यहाँ पे हमने एक टॉपिक को पढ़ा था क्रिएट अ टेम्पलेट और क्रिएट अ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट। सो ये क्वेश्चन वहीं का है, उसी टॉपिक का है, तो इसका आंसर है हमारा टेम्पलेट। टेम्पलेट एक वो चीज़ होती है जो हमें जब हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं उसी के साथ हमें मिलते हैं। उसके अंदर ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड कुछ टेम्पलेट्स होते हैं, हम उनको यूज़ करते हैं, उनके थ्रू हम अपने नए डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं। So this is the correct answer. Now the next one is formulas in a spreadsheet must begin with a dash sign. तो मैंने ये बार बार रिपीटेडली बोला है कि अगर हमें स्प्रेडशीट के अंदर कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हम किसके थ्रू करते हैं, इक्वल साइन के थ्रू। सो इक्वल इज द करेक्ट आंसर। नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन इज डैश इज अ टूल टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चन। सो हमने व्हाट इफ सिनेरियो काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा था। सो इसका जो आंसर है वो है हमारा व्हाट इफ सिनेरियो। सो आई थिंक अगर आपने मेरी वीडियोस अच्छे से देखी हैं तो आपको डायरेक्टली आंसर समझ में आ रहे होंगे क्या आंसर आने वाला है हमारे क्वेश्चंस का। सेकंड क्वेश्चन इज रोहित स्कोर 25 आउट ऑफ 30 इन इंग्लिश, 22 आउट ऑफ 30 इन मैथ्स। ही वॉन्ट्स टू कैलकुलेट द स्कोर इन IT, ही नीड्स टू अचीव 85। तो रोहित ने जो मार्क्स स्कोर करे हैं इंग्लिश में वो 25 करे आउट ऑफ 30, मैथ्स में करे हैं 22 आउट ऑफ 30 एंड अब उसको अचीव करनी है 85%। और उसको अब ये पता करना है कि भाई IT में उसको कितने मार्क्स चाहिए ताकि उसके 85% आ जाए। तो यहाँ पे हमें टारगेट पता है कि हमें कितनी परसेंटेज चाहिए, अब हमें उस परसेंटेज के बिहाफ पे हमें पता करना है कि IT के मार्क्स कितने होंगे। सो हमें मेनली गोल पता है कि हमें क्या करना है और हमें उसके बिहाफ पे हमें पता करना है कि भाई IT के मार्क्स क्या होंगे। सो इसका सीधा सा आंसर है गोल सी। तो गोल सी क्या करता है, यहाँ पे हमें इसमें फाइनल आउटपुट का पता होता है, उसके बिहाफ पे हम उसकी जो प्रीवियस वैल्यूज होती हैं या फिर जिनको यूज करके हमारा आउटपुट आता है वो निकालता है गोल सी हमारा। सो ये है हमारा गोल सी आंसर। थर्ड इज dash can be used in a spreadsheet software to jump to a different location from within a spreadsheet and can lead to other parts of the current file, to different files or even to websites. सो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम अपनी स्प्रेडशीट्स पे यूज़ करते हैं ताकि हम डिफरेंट स्प्रेडशीट पे पहुंच सकें या फिर हम अलग अलग वेबसाइट्स पे पहुंच सकें। सो जैसे कि आजकल आप काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट सर्फिंग करते होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पे लिंक्स होते हैं, आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप उसकी वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। सो वैसे ही यहाँ पर भी हम क्या यूज़ करते हैं, हाइपर लिंक्स का यूज़ करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज हाइपर लिंक्स। आप कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे लिंक्स और हाइपर लिंक्स में, करेक्ट आंसर क्या है हमारा हाइपर लिंक्स। फोर्थ क्वेश्चन इज डैश यूजेस द कीबोर्ड एज अ पॉइंटिंग डिवाइस इंस्टेड ऑफ माउस। सो ऐसी कौन सी कीबोर्ड की कीज हैं जो हम कैसे यूज करते हैं पॉइंटिंग डिवाइस की तरह। सो ये आपको मैंने फिल्टर कीज के टाइम पे पढ़ाया था जो कि वेब एप्लीकेशन की यूनिट के अंदर है। सो द करेक्ट आंसर इज माउस कीज जो होती हैं हमारी वो किसकी तरह काम करती है, हमारी पॉइंटिंग डिवाइस की तरह। Next question is Krish and Kritika have done a survey of age-wise literacy rates of their locality as the school project, which they have created in the spreadsheet. अब क्या हुआ यहाँ पे, क्रिश एंड कृतिका ने एक सर्वे लिया और उन्होंने उस सर्वे को किस में बनाया है, स्प्रेडशीट में बनाया है। दे बोथ वांट टू वर्क साइमल्टेनियसली टू कंप्लीट इट ऑन टाइम। अब वो क्या चाहते हैं कि भाई हम एक साथ एक ही शीट पे काम कर सकें, हमें ऐसा कुछ ढूंढना है ऑप्शन। Which option they should use to access the same spreadsheet to speed up their work? अब उनको ऐसा कौन सा ऑप्शन यूज करना है जिसके थ्रू वो एक टाइम पे दोनों काम कर सकें ताकि उनका जो वर्क है वो जल्दी कंप्लीट हो सके। सो पहला ऑप्शन है कंसोलिडेट वर्कशीट, सेकंड है शेयर्ड वर्कशीट, थर्ड है लिंक वर्कशीट एंड फोर्थ है हमारा लॉक शीट। तो इनके तो नाम से भी खैर हमें पता चल पा रहा है कि क्या आंसर होने वाला है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा शेयर्ड वर्कशीट। और ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल में बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उनको ज़रूर देख लीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 डैश डेटाबेस इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस दैट स्टोर्स डेटा इन सेवरल टेबल्स। अब ऐसा कौन सा डेटाबेस है जिसके अंदर हम अलग अलग टेबल्स के अंदर अपना डेटा को स्टोर करते हैं। सो हमने पढ़ा रिलेशनल डेटाबेस के बारे में क्योंकि ये हमारे करिकुलम में भी है। सो इसके अंदर हम क्या करते हैं, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में काम करते हैं, मीन्स टेबल्स पे काम करते हैं। और हमने देखा था रिलेशनशिप के बारे में भी कि हम 1 to 1, 1 to मैनी, मैनी टू मैनी, ये सारी रिलेशनशिप्स भी हम बनाते हैं। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है हमारा रिलेशनल। द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन डेटाबेस डैश हेल्प अस टू रिट्रीव द फिल्टर्ड डेटा बेस्ड अपॉन सम कंडीशंस। सो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके थ्रू हम अपने कुछ कंडीशंस लगाते हैं और उसके भी यहाँ पे हमें डेटा मिल जाता है। ये वीडियो मैंने अभी रिसेंटली ही अपलोड करी है।
सो इसका जो आंसर है वो क्या है हमारा क्वेरीज। क्वेरीज में हम एसक्यूएल क्वेरीज लिखते हैं एंड उसके थ्रू हमारा क्या होता है, जो भी हमने टेबल बनाई हुई है उसके बिहाफ पे हमें क्या मिल जाता है, उनका रिजल्ट मिल जाता है। एंड ये बहुत ईजी क्वेरीज होती हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आसानी से भी सीख सकते हैं इनको। सेकेंड क्वेश्चन इज अ डैश इज वन विच connects computers and devices in a limited geographical area such as home, school, computer laboratory, office building or closely positioned group of buildings। अब हमें यहाँ पे बताना है नेटवर्क के बारे में। अब हमें नेटवर्क कौन सा करना है, हमें ऐसा नेटवर्क बताना है जो कुछ बिल्डिंग्स को कनेक्ट कर सके, कंप्यूटर लैब को कनेक्ट कर सके, होम या स्कूल को कनेक्ट कर सके। सो हमें पता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये है हमारा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज Rudraksh wants that the name column of a table must not be left blank। मीन्स जो भी टेबल का कॉलम है उसको कभी भी वो ब्लैंक ना छोड़े। ऐसा क्या करना है? सो हेल्प हिम टू आइडेंटिफाई द फील्ड प्रॉपर्टी फॉर दिस पर्पस, ताकि आपकी जो कॉलम की फील्ड है वो खाली ना रहे। सो इसमें ऑप्शन है लेंथ, डिफॉल्ट, एंट्री रिक्वायर्ड एंड फॉर्मेट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा एंट्री रिक्वायर्ड। अगर हम एंट्री रिक्वायर्ड कर देंगे तो इससे क्या होगा, जब तक आप उस डेटा को फिल नहीं करेंगे तब तक आप नेक्स्ट पे नहीं बढ़ेंगे, मीन्स उसमें एंटर ही नहीं होगा डेटा। सो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिएगा, ये मैंने प्रैक्टिकली बताया है करके। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा एंट्री रिक्वायर्ड। फोर्थ क्वेश्चन इज डैश कैन बी सेट फॉर अ फील्ड इफ द यूजर डजंट प्रोवाइड एनी वैल्यू वाइल एंटरिंग द वैल्यूज इन द टेबल। मीन्स अगर यूजर ने कोई भी वैल्यू एंटर नहीं करी है हमारी फील्ड्स के अंदर तो बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू ऐड हो जाए उसके अंदर, तो उसके लिए हमें क्या सेट करना होता है, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। कि अगर हमने कोई वैल्यू नहीं दी है या यूज़र ने कोई वैल्यू एंटर नहीं करी है तो उसकी कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो जाए। सो द करेक्ट आंसर इज डिफ़ॉल्ट। फिफ्थ इज आद्या वॉन्ट्स टू क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन टू और मोर टेबल्स, सजेस्ट हर द ऑप्शन टू अकम्प्लिश द टास्क। सो आद्या जो है उसको कनेक्शन बनाना है अलग अलग टेबल्स में, तो हमें बताना है ऑप्शंस के किसके थ्रू ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। So options are tables, forms, relationships and sorting. So clearly answer हमारा जो आंसर है वो क्या है, हमारा relationships. Now the last question is dash data type takes the values in the form of 0 and 1 in the database. So हमें अब ये बताना है कि डेटाबेस के अंदर ऐसा कौन सा डेटा टाइप होता है जिसके अंदर सिर्फ खाली 0 and 1 ही स्टोर होता है। सो ऑप्शंस आर इंटीजर, टेक्स्ट, बूलियन, मेमो। सो यहाँ पे जो हमारा बूलियन है, बूलियन का होता है हमारा ऐसा डेटा टाइप होता है जिसके अंदर 0 एंड 1 की वैल्यू ही स्टोर होती है। 0 का मतलब है फॉल्स एंड 1 का मतलब है ट्रू। तो इसकी जगह एग्जाम में ट्रू और फॉल्स भी आ सकता है, ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा फिर वहाँ। सो द करेक्ट आंसर इज बूलियन। सो ये था हमारा सेक्शन ए जो भी हमने देखा, और इसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन थे 1 मार्क्स के, और इसमें सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं जितनी भी हमने पढ़ी थी। नाउ द सेक्शन बी जो हमारे सब्जेक्टिव पार्ट है हमारे पेपर का, यहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 5 एंड उसमें से हमें कितनों को करना है 3 क्वेश्चन को। सो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके हमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देने हैं एक तरीके से, जिसके अंदर हमें थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट लिखना है। अभी तक जो हमने सेक्शन ए में देखे उसमें 1 वर्ड या फिर हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सारे, अब हमें यहाँ पे उनकी डेफिनेशंस या फिर उनकी एक्सप्लेनेशन देने हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस, एक्सप्लेन एनी 2 एलिमेंट ऑफ अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। सो किसी भी बिजनेस के लिए हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हमें ऐसे 2 एलिमेंट बताने हैं अपनी कम्युनिकेशन प्रोसेस से, ताकि हमारा जो काम है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। सो द आंसर इज, यहाँ पे काफ़ी सारे आंसर्स दिए हुए हैं, आप इनमें से कोई से भी 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 मार्क का आंसर है, तो आप इसमें 2 या 3 पॉइंट लिख देंगे तो इनफ रहेगा। सो द फर्स्ट आंसर इज सेंडर, द पर्सन बिगिनिंग द कम्युनिकेशन, मीन जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है। देन आता है मैसेज, द इन्फॉर्मेशन दैट द सेंडर वांट टू कन्वे, मीन्स जो भी मैसेज हमारा सेंडर कन्वे करना चाहता है वो इसके अंदर आएगा। थर्ड आता है हमारा चैनल, द मीन्स बाय विच द इन्फॉर्मेशन इज सेंड, मीन्स जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके थ्रू गई है, मीन्स व्हाट्सएप के थ्रू गई है, ईमेल के थ्रू गई है, इंटरनेट से गई है, पोस्ट से गई है। सो ये क्या है, हमारा एक चैनल है। देन आता है रिसीवर, जिसने ये इन्फॉर्मेशन रिसीव करी है, द पर्सन टू हुम द मैसेज इज सेंड, मीन जहाँ पर भी वो मैसेज सेंड करा गया या फिर जिसको करा गया। नाउ द लास्ट वन इज फीडबैक, द रिसीवर्स एक्नॉलेजमेंट एंड रेस्पॉन्स टू द मैसेज, मीन सपोज रिसीवर पे मैसेज पहुंच गया है, अब वो क्या करेगा, उस मैसेज का रिप्लाई करेगा सेंडर को। सो दैट इज फीडबैक। सो इनमें से कोई से भी 2 को एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, अगर आपको सारे आते हैं तो वो भी कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड। आपको ये भी ध्यान रखना है आंसर लिखने से पहले कि उसका क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं। अगर वो 2 मार्क्स का है तो आप 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखना है,
अगर आपको 4 मार्क्स का मिलेगा तो आपको उसके ही अकॉर्डिंग लिखना है। आपको इसमें कहानियाँ नहीं लिखनी है, जितना टू द पॉइंट लिखेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये कोई इंग्लिश या हिंदी सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपको कहानियाँ लिखनी है। आपको इसमें टू द पॉइंट लिखना है और एग्जैक्ट लिखना है। नाउ द 7th क्वेश्चन इज मेंशन एनी 2 मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप। सो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, 4 मिसकॉन्सेप्शन दिए हुए हैं, आपको इनमें से कोई से भी 2 लिख सकते हैं। नाउ द 8th क्वेश्चन इज goal setting is very essential factor in your personal life. List all the smart method to set the goals. Explain A in brief. So यहाँ पे हमें किसके बारे में बताना है? स्मार्ट मेथड के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आपने इसको अपने पार्ट ए में पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पे देखिए इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। इसकी फुल फॉर्म है, स्मार्ट का मतलब क्या है वो भी बताया हुआ है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। तो यहाँ पे हमें इसमें से किसके बारे में बताना है? ए के बारे में। और ए क्या है हमारा? अचीवेबल। सो यहाँ पे दिया है ब्रेकिंग डाउन बिग गोल्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स विल मेक द गोल अचीवेबल। सो अचीवेबल का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई एक गोल है और हमें उसको अचीव करना है, तो हम क्या करते हैं, उस गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ताकि हम क्या करें, उस बड़े गोल को अचीव कर सकें। जैसे कि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आप क्या करते हैं, थोड़े थोड़े पार्ट को डिवाइड कर लेते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तभी तो जाके आप लास्ट में पूरी बुक या फिर पूरे के पूरे यूनिट्स को कंप्लीट कर पाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपने 1 घंटा पहले पढ़ा और आपको सब कुछ याद हो गया, ऐसा बहुत कम पॉसिबल है। सो आई थिंक आप लोग इनके बारे में भी लिख सकते हैं। अगर सपोज एग्जाम में आ जाता है कि भाई मेजरेबल के बारे में बताओ या स्पेसिफिक के बारे में बताओ, तो आपको इनके बारे में भी आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेजर्स टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। मीन्स हम ऐसी कौन सी चीज़ करें, हम ऐसा क्या करें जिसके थ्रू हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए। So the answer is very easy and very common. The performance of a computer can be increased by removing any extra files such as temporary files and images. We can use some disk cleaner software which helps us to clean up the unnecessary files. So हमारी जो temporary files होती हैं उनको clean कर देना चाहिए, जो भी हमारी extra files होती हैं उनको हटा देना चाहिए, एंड इमेजेस जो भी हम अपनी स्टोर करते हैं जो हमारे काम की नहीं होती हैं उनको भी क्लीन कर देना चाहिए, ताकि जो हमारा सिस्टम है वो क्लीन रहे और उसकी वजह से हमारी जो सिस्टम की स्पीड है वो भी अच्छी रहे। Now the next question is how can an individual contribute to sustainable development goals? Answer of this question is sustainable development can happen only when each one of us work towards it. Means ये तभी हो पाएगा जब हम सब एक साथ मिलके इस पर काम करें। आपको दिख रहा होगा ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, सो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान देना ज़रूरी है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ 11th क्वेश्चन इज differentiate between relative and absolute hyperlink with the help of an example. So ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बोला हुआ है कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रिलेटिव का मतलब होता है हमारा कि जहाँ पर भी हमारा फोल्डर है हमने वहाँ तक का ही पाथ दिया हुआ है। मीन्स हमने उसको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दी हुई है जहाँ पर भी हमारी फाइल स्टोर है। एब्सोल्यूट के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे अपने पूरी फाइल की एग्जैक्ट लोकेशन देते हैं। एग्जैक्ट का मतलब है लाइक जैसे हमारी जो इमेज है वो सी ड्राइव में जाके, यूजर्स में जाके, हमारे किसी फोल्डर्स में या फिर डॉक्यूमेंट में स्टोर है। सो एब्सोल्यूट का मतलब सी ड्राइव, पूरा सी से लेके हम एंड तक जो भी इमेज का नेम है वहाँ तक हम जिसका एड्रेस देंगे वो हमारा क्या होता है, एब्सोल्यूट एड्रेस। रिलेटिव एड्रेस क्या होता है हमारा, या रिलेटिव हाइपरलिंक क्या होता है हमारा, जिसके अंदर हमने जहाँ पे हमारी इमेज स्टोर है उसका बस एक प्रीवियस फोल्डर का नाम देते हैं। सपोज हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जाके हमारी एक इमेज है स्टोर, सो हम क्या करते हैं उस डॉक्यूमेंट फोल्डर तक का ही एड्रेस देते हैं, हम पूरी सी ड्राइव तक का नहीं देते। सो एन एब्सोल्यूट हाइपरलिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेट इज मूव्ड। जो एब्सोल्यूट की प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, डिसएडवांटेज ये है एब्सोल्यूट में कि अगर हमारा टारगेट फोल्डर मिस हो गया या फिर वहाँ से चेंज हो चुका है, सो हमारे जितना भी डेटा है या फिर जो हमारे लिंक्स हैं या फिर जो इमेजेस हैं वो चलना बंद हो जाती हैं। Suppose we have two spreadsheets in the same folder linked to each other and you move the entire folder to a new location. A relative hyperlink will not break a link. अब आपके पास सपोज 2 स्प्रेडशीट हैं जो कि कहाँ पे स्टोर है, हमारे सेम फोल्डर के अंदर स्टोर है, एंड आपने उन फोल्डर्स को मूव कर दिया, तो क्या होगा, आपकी जो फाइल्स हैं वो कभी भी ब्रेक नहीं होंगी अगर आपने रिलेटिव हाइपरलिंक लगाया है। तो अगर आपने एब्सोल्यूट लगाया है तो वो सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी, क्योंकि आपने उसके अंदर क्या दिया होगा, आपने उसके अंदर बिल्कुल एब्सोल्यूट पाथ दिया होगा। मीन सी ड्राइव या डी ड्राइव, देन कोई और फोल्डर, देन अगेन कोई और फोल्डर, तब जाके आपने उस स्प्रेडशीट को कनेक्ट कर रखा होगा। सो आपको कोशिश ये करना है कि आपको जब भी फाइल बनाए तो आपको रिलेटिव पाथ ही देना है। नाउ द 12th क्वेश्चन इज
व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टेक्स्ट रैपिंग इन अ डॉक्यूमेंट, कि टेक्स्ट रैपिंग से फ़ायदा क्या है या फिर क्या होता है टेक्स्ट रैपिंग। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा टेक्स्ट होता है वो हमारा अगर एक लाइन में नहीं आता है तो क्या होता है, हमारी इमेज के ऊपर आने लगता है या फिर दूसरे सेल के ऊपर आने लगता है या फिर दूसरे टेक्स्ट पे आने लगता है। सो इस चीज़ को बचने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ ऑप्शन टेक्स्ट रैपिंग का। नाउ द 13 क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज़ ऑफ मैक्रोज इन अ स्प्रेडशीट। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको तो बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये काफ़ी सब टॉपिक से रिलेटेड है। हम इसके अंदर फंक्शंस बना के देखे थे, हमने बहुत सारी चीज़ें बना के देखी थी, तो आप मैक्रोज को बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। सो मैक्रोज होता क्या है, मैक्रो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम अपने बार बार करने वाले काम को हम ऑटोमेटिक कर देते हैं। लाइक हमारे पास स्प्रेडशीट है, उसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट का रिकॉर्ड है और हम उसके अंदर सबका एवरेज निकालना चाहते हैं, हर स्टूडेंट के मार्क्स का। तो हमें हर बार एक ही फॉर्मूले को अप्लाई करना होगा, तो हम क्या कर देंगे, उसका हम क्या कर देंगे, मैक्रो बना देंगे। और हर बार हम जब भी हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा तो हम अप्लाई करेंगे अपने मैक्रो को, ना कि हम बार बार अपने उस फॉर्मूले को अप्लाई करें या फिर टाइप करें। सो दिस इज कॉल्ड मैक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। अब ये जो क्वेश्चन है ये तो आई थिंक आप लोगों को सबको ही पता होगा। आई थिंक आप इस ईयर तो सबने ऑनलाइन शॉपिंग ज़रूर करी होगी। सो इस क्वेश्चन को बताने की ज़रूरत नहीं आई थिंक मुझे, तो मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। आप लोग आई थिंक खुद इतने समझदार हैं कि इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। सो ये सारे जो क्वेश्चन है ये मैं अपनी जब वीडियोस बनाई थी तो आपको बताया भी था कि ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से कर लीजिए। एंड नाउ सी, ये सारे के सारे ही क्वेश्चन हमारे CBSE के सैम्पल पेपर में ऑलरेडी गिवन है। सो आई होप जो मैं कह रहा हूँ या फिर मैं जो कहता हूँ आप लोगों से, आप उस पर थोड़ा सा वर्क करेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो आज काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। सो इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है प्राइमरी की एंड फॉरेन की पे। प्राइमरी की क्या होती है, हमारी यूनिक की होती है, जो क्या करती है, हमारी यूनिक डेटा को हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर करती है। एंड फॉरेन की क्या होती है, जो हमारी प्राइमरी की है एक टेबल की, वो किसी और टेबल में हमारी क्या बन जाती है, फॉरेन की बन जाती है, जिसके थ्रू क्या होता है, हमारी दोनों टेबल्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी की एंड फॉरेन की। अगर आपको इसको प्रैक्टिकल पार्ट भी देखना है तो आपको प्रीवियस वीडियो में जाना पड़ेगा और उनको देखना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग हॉटस्पॉट्स। सो इसमें से हमें दोनों को ही एक्सप्लेन करना है, वाईमैक्स एंड वाईफाई। एंड आई थिंक वाईफाई आप लोगों को पता ही होगा, तो हम वाईमैक्स को देखते हैं पहले क्या होता है ये। इट इज़ अ वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डिजाइन टू प्रोवाइड मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अक्रॉस सिटीज एंड कंट्रीज थ्रू अ वैरायटी ऑफ डिवाइसेज। सो ये क्या करता है, एक तरीके से मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हमें प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम अपने सिटीज़ में या फिर कंट्रीज़ में एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। एंड वाईफाई क्या होता है, हमारा एक छोटा सा कनेक्शन होता है या फिर हमारा एक लिमिटेड एरिया होता है, जिसके थ्रू हम अपने मोबाइल्स को अपने या फिर मोबाइल्स के डेटा को एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको वाईफाई का एग्जांपल पता भी होगा, हम कहते हैं भाई हॉटस्पॉट ऑन कर दो यार, मुझे कनेक्ट करना है अपना इंटरनेट। सो सेम यही इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि आजकल हम यही यूज़ करते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये हमारे जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज एलैबोरेट 4 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स विच कैन बी प्रोवाइडेड इन अ वर्ड प्रोसेसर। अब इसमें हमें 4 टाइप के स्टाइल्स बताने हैं जो हमें हमारे वर्ड प्रोसेसर में मिलते हैं। सो यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट दिए हुए हैं। तो पहला है हमारा पैराग्राफ स्टाइलिंग, सेकंड है हमारा कैरेक्टर स्टाइल्स, थर्ड है हमारा सेल स्टाइल्स एंड फोर्थ है हमारा ग्राफ स्टाइल्स। आपको इनके अलावा भी स्टाइल्स देखने हैं तो आप वीडियोस में आके चेक कर सकते हैं और इनके बारे में आप डिटेल्स में भी पढ़ सकते हैं। सो पैराग्राफ स्टाइल क्या करता है, कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ पैराग्राफ अपीयरेंस सच एज टेक्स्ट अलाइनमेंट, टैब स्टॉप्स, लाइन स्पेसिंग एंड बॉर्डर्स। और इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कौन हैंडल करता है, हमारा पैराग्राफ स्टाइल्स। अगर आपको किसी कैरेक्टर पे काम करना है तो वो कौन मैनेज करेगा, हमारा कैरेक्टर स्टाइल। अगर आपके कोई सेल है जिसके अंदर डेटा है, उसको अलाइन करना है या उसका फॉन्ट चेंज करना है, उसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो उसको कौन मैनेज करेगा, हमारा सेल स्टाइल। अगर आपके पास इमेजेस हैं, कोई ड्राइंग्स हैं या फिर कोई लाइन है तो या फिर कोई शेप्स हैं, तो वो उनको कौन मैनेज करेगा, हमारा ग्राफिक्स स्टाइल्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18 डिफाइन द फॉलोइंग सब टोटल्स एंड कंसोलिडेटिंग डेटा। सो सब टोटल क्या करता है, हमारा जितना भी हमने अपने सेल्स के अंदर डेटा लिखा है उन सब का हमें क्या करके देता है, सम करके देता है। तो सब टोटल एड्स डेटा अरेंज्ड इन एन एरे दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल विद लेबल्स फॉर कॉलम्स एंड और रोज। मीन जो हमने वहाँ पे लेबल लिखी होती है उनके अकॉर्डिंग हमारे डेटा को सम करके देता है। इट इज़ अवेलेबल इन डेटा टैब। इसमें पूरा एरिया बता रखा है कहाँ पे हमें ये मिलेगा, कहाँ पे हम इसको क्लिक करके पहुँच सकते हैं। यूजिंग द सब टोटल डायलॉग you can select arrays and then choose a statistical function such as, अब उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनको हम चूज कर सकते हैं, काउंट, मिन, मैक्स एक्सेट्रा।
सो दिस इज ऑल अबाउट द सब टोटल, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने डेटा को सम करते हैं एंड उसके थ्रू हमारे जो लेबल्स हैं वो भी अरेंज हो जाते हैं. नाउ कंसोलिडेटिंग डेटा. Consolidate provides a graphical interface for copying data from one range of cells to another. अब कंसोलिडेट डेटा क्या होता है, जिसके थ्रू हम एक रेंज से दूसरी रेंज तक अपने डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं. देन रनिंग वन ऑफ अ डजन फंक्शन ऑन द डेटा, और उनके बाद हम उस डेटा पे बहुत सारे फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं. द कंटेंट्स ऑफ अ सेल्स फ्रॉम सेवरल शीट्स कैन बी कंबाइंड इन वन प्लेस. तो जो कंटेंट है हमारा बहुत सारी शीट से, हम उनको ऐड ऑन करके उनको मिक्स करके हम कहाँ कर सकते हैं, एक ही प्लेस पे लाके उनको रिजल्ट दिखा सकते हैं. दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेटिंग डेटा. और अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप प्रीवियस वीडियोस पे जाके उनको चेक कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19. What precaution must be taken to improve online security? And this is very common question जो कि आपको आना ही चाहिए आज के टाइम में, क्योंकि सब ऑनलाइन हो चुके हैं हम लोग, और एक दूसरे से जो कनेक्ट होते हैं हम वो भी ऑनलाइन होते हैं. सो आपको ये क्वेश्चन का आंसर ज़रूर होना चाहिए एंड इट्स अ कॉमन सेंस. आपको क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए. सो ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. आई थिंक आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं. नाउ द 20 क्वेश्चन इज व्हाट इज डेटाबेस, एक्सप्लेन एनी टू एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस. और ये जो क्वेश्चन है लास्ट सेकंड प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है, एंड ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो मैंने बताए थे. एंड नाउ सी, ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे इसके अंदर विजिबल हो रहे हैं. इनके अलावा भी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करे हुए हैं वहाँ पे, तो आप उनको जाके भी चेक कर सकते हैं. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज और ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ईजी है अगर आपको क्वेरीज आती हैं तो, एंड ये एकदम फ्री के मार्क्स से अगर आपको क्वेरीज आती हैं और आपको समझ में आता है तो. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल आइटम इज गिवन बिलो. मीन्स हमें एक टेबल दी है नीचे आइटम नाम की. सजेस्ट अ सुइटेबल डेटा टाइप एंड साइज ऑफ ईच कॉलम. अब यहाँ पे हमें टाइप बताना है एंड साइज बताना है. तो देखिए हमारा यहाँ पे है कॉलम नेम, और ये कॉलम नेम में पहला कॉलम नेम में हमारा आइटम नंबर. तो आइटम नंबर का क्या टाइप होगा वो बताना है, एंड उसका क्या साइज होगा वो भी बताना है. सो आइटम नंबर जो होता है वो क्या है, हमारा एक इंटीजर पार्ट है. मीन्स उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, नंबर स्टोर करने वाले हैं. सो हम यहाँ पे इसका क्या टाइप दे सकते हैं, हम इसका टाइप दे सकते हैं इंटीजर. एंड इसका जो साइज़ है वो हम कितना दे सकते हैं, हम दे देते हैं मिनिमम 10. ये आपके ऊपर है कि कितना साइज़ देना है. इसमें कुछ फिक्स नहीं है कि आपको 10 ही देना है, आप 5 भी दे सकते हैं. इट्स योर चॉइस. बस जो आइटम नंबर आप सजेस्ट करने वाले हैं वो उस 10 साइज़ में या 5 साइज़ में 20 साइज़ में आ जाना चाहिए. सो द नेक्स्ट इज आई नेम, मीन्स आइटम नेम. अब आइटम जो है वो नेम है, मीन्स उसके अंदर कैरेक्टर्स होने वाले हैं, तो वो किस में आएगा, हमारा वेर कैर में आएगा. और वेर कैर का साइज़ क्या होगा, सपोज हम 50 दे देते हैं. सो आपकी चॉइस है कि आप 50 दें, 30 दें, 20 दें. बस ये है कि हमारा जो आइटम का नेम है वो उस रेंज में आ जाना चाहिए. नेक्स्ट इज प्राइस. अब जो प्राइस है वो हमारा क्या होता है, उसके अंदर हमारे डेसिमल नंबर्स भी होते हैं, हमारे होल नंबर्स भी होते हैं. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या डेटा टाइप देते हैं, इसको डेसिमल. एंड इसका साइज़ क्या दे देते हैं, सपोज हम इसको दे देते हैं 20. सो ये भी हम वेरी कर सकते हैं, हम इसके अंदर चेंज भी कर सकते हैं, हमारी चॉइस है. नाउ द क्वांटिटी. अब जो क्वांटिटी आइटम की वो कितनी हो सकती है वो हमारे ऊपर है, और ये हमारी इंटीजर में ही होगी. तो हम इसको क्या दे देते हैं, इंटीजर, एंड साइज दे देते हैं इसको 20. सो ये जो मैंने अभी साइज़ बताए हैं आपको, ये वेरी कर सकते हैं, ये चेंज हो सकते हैं. देखें यहाँ पे जैसे इतने सारे यहाँ पे इसके आंसर्स लिखे हुए हैं, तो इनको आप देख के भी कर सकते हैं. तो मैंने जो बताया है थोड़ी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हैं, क्योंकि मैंने बताया है कि ये हम अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन बी. क्वेश्चन बी के बिहाफ पे हमें यहाँ पे दो पार्ट दिए हुए हैं. आपको यहाँ पे एक आइटम टेबल है जो है, ये आपको दिख रही होगी पूरी आइटम टेबल. एंड इस आइटम टेबल के बिहाफ पे हमें दो क्वेरीज दी हुई हैं. पहली क्वेरी है डिस्प्ले द टोटल अमाउंट ऑफ ईच आइटम. हमें हर आइटम का टोटल अमाउंट देखना है. The amount must be calculated as the price multiplied by quantity for each item. अब हमें इनका क्या करना है, कैलकुलेटेड आइटम का प्राइस निकालना है. सो सिंपल सा है, हमें क्या करना है, इसका प्राइस कैलकुलेट करना है. सो हमें प्राइस कैलकुलेट करने के लिए हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा क्या, इसकी प्राइस एंड क्वांटिटी. क्योंकि इनको ही मल्टीप्लाई करके हमें पता चल पाएगा कि भाई 80 आइटम हमने लिए हैं, तो उनकी जो एक की जो कॉस्ट है वो क्या है, 40 है. तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिजल्ट इसका क्या आ जाएगा, फाइनल प्राइस आ जाएगा. तो वही हमने करा है यहाँ पे, हमने करा है सेलेक्ट एक हमारे कमांड होती है जिसके थ्रू हमें जो भी फील्ड को सेलेक्ट करना है वो हम कर सकते हैं. तो हमने क्या करा है, सेलेक्ट प्राइस इनटू क्वांटिटी, क्योंकि हमें इनको मल्टीप्लाई करना है. सो प्राइस इनटू क्वांटिटी किस टेबल में से करना है, हमने लिखा फ्रॉम आइटम.
और यहाँ पे हमें सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेरी इज डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ आइटम्स हुज प्राइस इज लेस देन 50। एंड अब हमें क्या बताना है कि हमें उन आइटम्स के नेम बताने हैं जिनकी जो प्राइस वैल्यू है वो लेस देन 50 है। सो बहुत ईजी है, क्योंकि हमें सारा का सारा डेटा दिखाना है, तो हमने क्या लिखा है, सेलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब होता है अगर हमें अपनी टेबल का सारा डेटा दिखाना है तो हम क्या लिखते हैं, स्टार। फ्रॉम, कहाँ से उठाना है, हमें अपनी टेबल का नाम लिखना है, फ्रॉम आइटम। अब यहाँ लगानी है हमें कंडीशन, वेयर क्लॉज लगाए, वेयर प्राइस लेस देन 50। सो दिस इज द फाइनल क्वेरी ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड इसके थ्रू क्या होगा, हमारे जितने भी लेस देन 50 वाले प्राइस होंगे वो सारे हमें विजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा भी काफ़ी क्वेरीज होती हैं, जैसे कि हमारे क्रिएट टेबल एंड अपडेट टेबल, ऑल्टर टेबल, ये सारी की सारी कमांड्स भी होती हैं। तो आपको अगर ये सारी चीज़ें भी चेक करनी है तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सैम्पल पेपर। एंड यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। एंड जो मेरी पुरानी वीडियोस देखते आ रहे हैं उनको पता चल गया होगा कि जो मैंने वीडियोस बनाते टाइम बोला था कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए हैं वो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे और इनसे ही रिलेटेड हमारे टॉपिक आने वाले हैं। आई नो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, सो आप सो ना गए हो बस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्री बोर्ड्स। आई थिंक आपके प्री बोर्ड्स स्टार्ट होने वाले होंगे अब, सो आप इस सैम्पल पेपर को भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और भी मैं क्वेश्चंस आपको शेयर कर दूंगा ताकि आप उनसे भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकें। एंड इसके बाद मैं चैप्टर वाइज इनके क्वेश्चंस बनाने वाला हूं ताकि आप चैप्टर वाइज उनकी प्रैक्टिस भी कर सकें। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आपको इससे बेनिफिट मिले। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।